सो हाय एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्ते। माय नेम इज मोनालिसा। आज मैं आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर में मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ एचआरएम पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम पढ़ाऊंगी और फंक्शंस ऑफ एचआरएम। एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस वी विल ट्राई टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूजीसी नेट एंड सम एमसीक्यूज एज वेल। सो लेट्स बिगिन। So modern concepts of HRM. Under this heading, we will be studying about 7 different concepts of HRM. They are respectively the commodity concept, the factor of production concept, the goodwill concept, the paternalistic concept, the humanitarian concept, the behavioral human resource concept, and last but not least, the emerging concept. We will be studying about each one of them, their basic characteristics, in which era they all got evolved in upcoming slides. So let's move. The commodity concept. Now what happened over here? Till the end of 18th century, labels were considered as a commodity only. They were being bought and sold just like any other commodity in the market. And how the wages were decided? Just like any commodity. That is on the basis of the demand and supply. तो कमोडिटी कॉन्सेप्ट में क्या हो गया, यहाँ पे लेबर्स को हम लोग कमोडिटी की तरह ट्रीट करते हैं, उनकी खरीद और बिक्री करते हैं, उनकी डिमांड और सप्लाई पे उनकी प्राइस तय, उनकी वेजेस तय होती हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द अनदर कॉन्सेप्ट विच इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। नाउ 19th सेंचुरी के स्टार्ट में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया तो मेजर कंसर्न जो था दैट इज हाउ टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, हाउ टू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्टिविटी। तो इसको इंश्योर करने के लिए यहाँ पे इस एरा में क्या किया गया, लेबर्स को एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंसीडर किया जाने लगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है जस्ट लाइक फॉर एनी प्रोडक्शन प्रोसेस हमें क्या जरूरत है, वी नीड मटेरियल, वी नीड मनी, वी नीड मशीनरी, वी नीड लैंड। सिमिलरली इसमें एक अनदर फैक्टर ऐड हुआ दैट इज लेबर। तो यहाँ पे लेबर्स वी आर रिगार्डेड एज अ मीन ऑफ प्रोडक्शन जस्ट लाइक एनी लैंड, मटेरियल, मशीन और मनी। इसमें जो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर है वो एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब है। उनकी जितनी भी साइंटिफिक मैनेजमेंट वाली जो थ्योरीज है वो इसी ईरा में आई थी। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द अनदर। नाउ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में ये कहा गया कि लेबर्स को मोटिवेट करने के लिए क्या किया जाएगा, तो उन्हें बेहतर मॉनेटरी बेनिफिट्स दिया जाएगा। द गुडविल कॉन्सेप्ट में ये कहा गया कि मॉनेटरी बेनिफिट्स इज नॉट एनफ, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द वेलफेयर मेजर्स एज वेल। व्हाट आर द सेफ्टी, हाउ द सिक्योरिटी इज देयर, फर्स्ट एड। तो इसके गुडविल कॉन्सेप्ट में क्या किया, वेलफेयर मेजर्स की बात की गई। फर्स्ट एड, लंच रूम, रेस्ट रूम, ये सब कुछ प्रोवाइड किया गया। It was believed that they will create a positive impact on the workers and thus the commitment and the performance will improve. So goodwill concept is all about the welfare measures. ठीक है, तो अब the fourth one is the paternalistic concept. Well, यहाँ पे जो management थी they assumed a role as a father. और यहाँ पे क्या थे, एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइज हो जाते हैं टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट, दे गॉट ऑर्गेनाइज एंड फॉर्म्ड अ ट्रेड यूनियन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट इससे कि ट्रेड यूनियन की बात किस कॉन्सेप्ट में की गई है, ट्रेड यूनियन या फिर आपकी कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात किस में की गई। द आंसर इज पैटर्नलिस्टिक कॉन्सेप्ट। दीज थिंग्स जो रेड से मार्क है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू पे अटेंशन टू माई वर्ड्स, प्लीज डू पे अटेंशन टू द रेड मार्क वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एम्प्लॉयज जो थे वो क्या कहते, दे इंट्रोड्यूस अ वेरियस स्कीम। वो बेसिकली स्कीम जो थे वो इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह थी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह उन्होंने प्रोवाइड करना शुरू कर दिया अपने एम्प्लॉयज के लिए, बिकॉज दे एज्यूम्ड अ रोल ऑफ फादर ना, वो फादरली फिगर की तरह सामने आए। वो अल्टीमेट उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कंसर्न उनमें आ गया। तो उन्होंने क्या किया, ही इंट्रोड्यूस वेरियस स्कीम, और वेरियस स्कीम में बेसिकली वेरियस हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह पॉलिसीज वगैरह थी। ठीक है, और फर्स्ट एड वगैरह तो वो लंच रूम और वो सब चीज तो थी, वेलफेयर मेजर्स वगैरह तो थी ही। यहाँ पे उनकी वेरियस सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज इन द लॉन्ग रन उस पर भी कंसर्न किया गया। और यहाँ पे और एम्प्लॉयज आपस में अपने इंटरेस्ट के अनुसार ऑर्गेनाइज होकर ट्रेड यूनियन फॉर्म करना शुरू कर दिए। यहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात होती है, ट्रेड यूनियन की बात होती है। तो दीज ऑल थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड अंडर द पैटर्नलिस्टिक कॉन्सेप्ट।
All right, so let's move to our another slide. The humanitarian concept. Now, this concept is also known as the human relation school. It is also called human relation school और humanistic concept. अब आपको जब मैंने आपको पढ़ाया था ह्यूमन रिलेशन स्कूल, याद करिए इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ एचआरए में द थर्ड स्टेज is called the second stage of the evolution theory of HRM is called human relation school. उसी era में जो concept develop हुआ था that is called humanitarian concept. और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हैथोन स्टडी जो एल्टन मायो सर ने किया था वो सारे इसमें एप्लीकेबल हुए। यहाँ पे बात ये गई है कि हम लोग एम्प्लॉइज को प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए एम्प्लॉइज को मोटिवेट सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट से करते हैं, हम लोग उनके वेलफेयर मेजर्स की बात करते हैं, बट व्हाट अबाउट फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। तो यहाँ पे बेसिकली इन सारे नीड्स को कंसीडर किया जाने लगा सो दैट उनकी कमिटमेंट लेवल बढ़े, विलिंगनेस टू वर्क बढ़े और एज अ रिजल्ट हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाए। So let's move to the next slide. The behavioral human resource concept. यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली अब तक हमने पढ़ा है कि हम लोग मोटिवेशन के लिए मॉनेटरी बेनिफिट्स के साथ साथ हम लोग गुडविल कॉन्सेप्ट आया, तो वहां पे क्या बात होने लगा कि वेलफेयर मेजर्स देंगे। उसके बाद भी फादर फिगर एज्यूम्ड हो गए तो उन्होंने वेरियस स्कीम्स इंट्रोड्यूस कर दिए। और उसके बाद क्या हुआ, एल्टन मायो सर आए। एल्टन मायो सर ने कहा कि भाई हम लोग फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल नीड सब कुछ देखेंगे ताकि जो एम्प्लॉइज है बिल्कुल ही खुद को सेटिस्फाइड महसूस करें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, हम लोग ये सब कुछ तो कंसीडर कर लिए, अब इससे भी बेहतर हमें ये डिस्कशन होने लगा हाउ टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी फर्दर हाई, इससे बेहतर और कैसे किया जा सके आउटपुट। तो उसके लिए क्या किया जाने लगा, यहाँ पे हुआ कि वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर, how they get motivated, what is the group dynamics, what is the organization climate, how it get affected, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह जो होती है ये सब पे यहाँ पे बात होने लगी। तो बेसिकली ओवर हियर इन बिहेवियरल ह्यूमन रिसोर्स कॉन्सेप्ट में ये एनालाइज किया जाने लगा कि ह्यूमन बिहेवियर किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में अफेक्ट करती है आउटपुट को। So this one is our last concept. This is called ये वो concept है over here. HRM has emerged as a separate discipline and profession. ये जब इरा स्टार्ट हुआ, ये इरा कब स्टार्ट हुआ, द फोर्थ स्टेज जो हम लोग पढ़े हैं इवोल्यूशन थ्योरी का जो लास्ट स्टेज है दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्कूल। उसी समय जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ दैट इज कॉल्ड इमर्जिंग कॉन्सेप्ट। और देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि HRM हैज इमर्ज एज अ सेपरेट डिसिप्लिन एंड प्रोफेशन। और यहाँ पे एक और भी चीज थी, अब पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट आती है। पार्टनरशिप का मतलब ये है कि विद इन अ इंडस्ट्री जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेस थे, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, फर्म्स थे, दे स्टार्टेड ट्रीटिंग ईच अदर एज अ पार्टनर। So this is all about the different concepts of HRM. Now see, the primary objective of any HRM is to ensure availability of competent and committed workforce at each and every time in the organization. A part of these, there are 4 others objective as well. The first is societal, the second is called organization, third is function and fourth is personal. Now सोसाइटल ऑब्जेक्टिव में क्या आती है, भाई किसी कॉर्पोरेट और फर्म की अपनी सोसाइटी के प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लाइक बीइंग एथिकल, गिविंग प्रेफरेंस टू द अंडर प्रिविलेज, तो ये जो चीजें हैं ये सारे दीज ऑल थिंग्स कम्स अंडर द सोसाइटल ऑब्जेक्टिव। आपने सुना होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, तो CSR के तहत एक मैनेजमेंट जो कुछ भी डिसीजन लेती है दैट ऑल कम्स अंडर द सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM। ना ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का मतलब है टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स एट ईच एंड एवरी टाइम इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गया, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आती है टू इंश्योर अ सिंक्रोनिसिटी, coordination, cooperation between the different business function by the workforce in the organization. ठीक है, a personal objective. Well, personal objectives assist employee in achieving their personal goal. That goal may be short term, that goal may be long term. But whatever that goal is, if these goals are not being made, then what happens? The performance of the employee will decline, and that may give rise to the employee turnover as well.
So to avoid all these things, it's been suggested that if the employees is being retained, then his or her personal objective must be made. So these all things comes under the personal objective. So this is all about the objectives of HRM. और ये जो मैंने अभी बनाया है ये रेफरेंस मैंने लिया फ्रॉम के अश्वथ थापा सर, हिमालय पब्लिकेशन की इनकी कई किताबें पब्लिश होती है. ही इज अ पायोनियर इन द सब्जेक्ट, वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन. और ये पूरी जो 4 मैंने आपको बताया 4 फोल्ड, ये पूरी कॉन्सेप्ट मैंने उनकी बुक से ली है. तो लेट्स मूव टू द अनदर स्लाइड. फंक्शंस ऑफ HRM. अब यहाँ पे स्टूडेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज दैट द फंक्शन ऑफ HRM इज नॉट अनएनिमस इन नेचर एट ऑल. व्हाई? बिकॉज द सब्जेक्ट इज स्टिल इवॉल्विंग. सब्जेक्ट 1980 मैंने आपको इवोल्यूशन थ्योरी पढ़ाते हुए बताया था. 1980 ऑनवर्ड ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फर्स्ट द वर्ड वाज फर्स्ट इवॉल्व्ड. ठीक है, तो ये सब्जेक्ट अभी बिल्कुल ही इवॉल्विंग स्टेज में है. फॉर दिस रीजन जो फंक्शंस ऑफ HRM की जब बात होती है इसमें एकमत नहीं है. There are some people who say there are 5 functions of HRM. Some people will say the 8 functions, somewhere it will be written as a 12 functions of HRM as well. Over here I have written 10 functions of HRM. Planning, organizing, directing, coordinating, controlling, basically all the managerial functions. And then after some operational function, recruitment, training, compensation, appraisal, reward, career succession development. ठीक है, बट अपार्ट ऑफ दिस ये तो हम समझ रहे हैं, पर इसके अलावा हमें ये भी समझने की जरूरत है कि फंक्शंस ऑफ HRM को क्या कैटेगराइज किया जा सकता है. तो डॉक्टर तैपोमी देसन ने 2006 में अपनी एक बुक लिखी है. ही इज अ पायोनियर ऑफ द सब्जेक्ट, अ वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन. अब फंक्शंस ऑफ HRM को फर्दर हम लोग 5 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कैटेगराइज करते हैं. मैनेजरियल फंक्शंस, ऑपरेशनल फंक्शंस, डेवलपमेंट फंक्शंस, एनालिटिकल फंक्शंस और स्ट्रेटेजिक फंक्शंस. इनकी जो सब हेडिंग्स है उन्हें समझना भी जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं. तो मैनेजरियल फंक्शंस के अंडर में बेसिकली 4 फंक्शंस को डाला गया है. व्हाट आर दे आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. स्टूडेंट प्लीज डू पे अटेंशन, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग या कोऑर्डिनेशन का कॉपरेशन नहीं है. ठीक है, तो इन 4 मैनेजरियल फंक्शंस को मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ HRM कहा गया. इसके अलावा फिर आता ऑपरेशनल फंक्शंस ऑफ HRM, फिर डेवलपमेंट फंक्शन, एनालिटिकल फंक्शन और स्ट्रेटेजिक फंक्शंस. अब देखिए डेवलपमेंट फंक्शंस, यहाँ पे बेसिकली उन फंक्शंस की इसके सब हेडिंग्स में बेसिकली उन फंक्शंस की बात की गई है जहां पे कुछ फर्दर इंप्रूवमेंट हो रहा है, कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ ग्रोथ हो रहा है. जैसे HR पॉलिसी. तो HR पॉलिसी बनाने का क्या मतलब है? मतलब कि कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसमें उससे बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कंडीशंस. फिर करियर सक्सेशन एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सभी इन सारे जो सब फंक्शंस है इनमें क्या हो रहा है? तो बेसिकली the theme is that something is being improved, something is being developed. So all these functions come under the development functions of HRM. Similarly, for example, what comes under the analytical functions of HRM? अंडर द एनालिटिकल फंक्शंस, जब भी हम कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यदि हमें किसी को कंसल्टेशन देना है तो वी विल फर्स्ट ट्राई टू एनालाइज व्हाट इज द प्रॉब्लम. हम कुछ रिसर्च कर रहे हैं तो वहां पे भी एनालिसिस हो रहा है. हम कुछ रिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो यानी कि कुछ पुराने में एग्जिस्टिंग सिनेरियो में हम कुछ एनालाइज कर रहे हैं और उससे बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सो ऑल दीज 3 एक्टिविटीज कम अंडर द एनालिटिकल फंक्शंस ऑफ HRM. अब स्ट्रेटेजिक फंक्शंस ऑफ HRM, जहां पे भी स्ट्रेटेजिक अप्रोच की जरूरत पड़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल HR स्ट्रेटजी बनाते वक्त आउटसोर्सिंग की बात हो रही है, मर्जर एक्विजिशन की बात हो रही है, तो ये सब जो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक अप्रोच यहाँ पे अडॉप्ट करना पड़ता है. तो दीज ऑल थिंग्स कम्स अंडर द फंक्शंस ऑफ HRM. ठीक है, क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रहे हैं. क्वेश्चन 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ HRM? कौन से इसमें से नहीं है? हम लोग स्टूडेंट अब सबसे पहले रिकॉल करिए कौन कौन से फंक्शन थे. मैंने बताया था कुल 4 फंक्शंस. कौन कौन थे? सबसे पहले सोसाइटल, फिर हमारी थी ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड थी फंक्शनल और फोर्थ थी पर्सनल. नाउ फाइंड आउट विच वन इज द ऑड. यहाँ पे इकोनॉमिक फंक्शंस, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ HRM ऐसा कुछ भी बात नहीं लिखा गया है.
So which one is not related from the objectives of HRM? Economic objective वाली कोई बात नहीं है. So third. Question 1 answer is third. Question 2, the employees are considered as a mean of production, just like land, man, material, machine. So the identify the underlying concept. ये कौन सी concept है? The answer is a factor of production. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या क्या बोला गया? ट्राई टू रिकॉल. इसमें ये कहा गया है कि हम लोग लेबर को एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेंगे, हम उन्हें मोटिवेट करने के लिए मॉनेटरी बेनिफिट्स देंगे और ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करेंगे. दीज थिंग्स हैव बीन डिस्कस अंडर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका द नेक्स्ट वन इज the question third is which one is a function of HRM? Which one is a functions of HR? Building working culture, क्या ये function है HRM का? The answer is yes. Raising morale of employee, yes, obviously. Minimizing the dissatisfaction, yes. तो आंसर क्या हो गया? All of the following. Question third का आंसर हो गया fourth, D. IQ लेवल के आधार पे इन्हें सॉल्व किया जा सकता है. वी ऑल नो HR प्लानिंग करती है, रिक्रूटमेंट भी करती है, ऑर्गेनाइजिंग भी करती है, बट व्हाट अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी? सी, HR डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी को कंट्रीब्यूट नहीं करती है. ठीक है, तो इसमें आंसर हो गया थर्ड. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज /R द फंक्शंस ऑफ HR रिलेशन? HR रिलेशन में क्या क्या फंक्शंस आते हैं? तो हमने आपको जब ह्यूमन रिसोर्स इवोल्यूशन थ्योरी पढ़ाया था उस वक्त बताई थी मैं आपको ह्यूमन रिलेशन में क्या क्या था. मिनिमाइजिंग द डिससेटिस्फैक्शन, मोरल बिल्डिंग प्रोग्राम एंड पर्सनल, ये सारे ही चीज इसमें आएंगे. क्या आ जाएंगे? ऑल ऑफ द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 6, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, communicate with, motivate and support other people with individual and in groups defines which of the following management skills? अब ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करना है, मोटिवेट कैसे करना है, सपोर्ट कैसे करना है, इसके लिए कौन सी स्किल की जरूरत पड़ती है? द आंसर इज सॉफ्ट स्किल. सॉफ्ट, कोई पॉलिटिकल स्किल नहीं, कंसेप्चुअल या हार्ड स्किल नहीं, सॉफ्ट स्किल. ठीक है, तो क्वेश्चन 17, The HRM is regarded as an old wine in new bottle. This idea was formulated by, ये मैं पहले ही आपको पढ़ा चुकी, मिशेल आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये दिया था. तो आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 8, द ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैश इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये क्या है बताइए? एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है? द आंसर इज एसेट. द ह्यूमन रिसोर्स इज कंसिडर्ड एज एन एसेट, नॉट इवन कैपिटल, और लायबिलिटी तो कहीं से भी नहीं. ठीक है, क्वेश्चन 9, स्टूडेंट मैंने इस सारे क्वेश्चंस के एंड में ना एक 1 पेजर आंसर कीज प्रोवाइड किए जहां से आप ये सारे अपने आंसर्स मिला सकते हैं. द क्वेश्चन 9, द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ HRM एक्टिविटीज रेस्ट विथ, किसके साथ होता है? अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? पर्सनल मैनेजर की, सेल्स मैनेजर की, या ईच एंड एवरी मैनेजर? द आंसर इज ईच एंड एवरी मैनेजर. whoever is working there, they all have a certain degree of responsibility. So the correct answer is third. Question 18. Human relation approach to management was originated by whom? Human relation approach किसने लाया था? तो मैंने आपको पढ़ाया है. ये एक्चुअली स्टूडेंट इसमें जो कुछ क्वेश्चन है वो आप जो प्रीवियस जो मैंने आपको पढ़ाई जो टॉपिक्स पढ़ाई वहां से भी है. तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच इवोल्यूशन थ्योरी में हमने पढ़ा था. ह्यूमन रिलेशन जो कंट्रीब्यूटर थे कौन थे? F.W. टेलर वाज अ कंट्रीब्यूटर द फर्स्ट स्टेज ऑफ HRM, that is the classical school, और Henry Fowler sir was the person who has contributed at the time of human as a relation school of thought. तो यहाँ पे क्या हो गया? Henry Fowler sir. ठीक है, क्वेश्चन 11, which one of the following does not consist of human relations? अच्छा, ह्यूमन रिलेशन जो की जब बात हो रही, बेसिकली इवोल्यूशन थ्योरी के थर्ड स्टेज की बात हो रही, सेकेंड स्टेज की बात हो रही, ह्यूमन रिलेशन स्कूल. ठीक है, तो वहां पे ये कौन क्या नहीं बिलोंग करता? तो वहां पे मोटिवेशन की बात है, वहां पे मोरल की बात है, वहां पे कम्युनिकेशन की बात है, पर वहां पे कंपटीशन की बात नहीं की गई है. सो आंसर इज कंपटीशन, डी. लेबर began to be bought and sold. This idea relates to which concept of HRM? ये आइडिया किस कॉन्सेप्ट में आया था?
लेबर्स की खरीद बिक्री कमोडिटी की तरह, द आंसर इज कमोडिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है। क्वेश्चन 13, Who among the following contributed during the humanitarian concept? Humanitarian concept के समय किसने contribute किया था? The answer is एल्टन मायो। ठीक है, और सिर्फ डायरेक्ट है या इसमें ऑप्शंस वगैरह पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। क्वेश्चन 14, Which among the following is not related from the operational functions of HRM? अब HRM के ऑपरेशनल फंक्शन में कौन सा नहीं है? मैंने आपको बताया था HR रिसर्च इज नॉट रिलेटेड फ्रॉम द ऑपरेशनल फंक्शन, इट इज रिलेटेड फ्रॉम द HR रिसर्च इज रिलेटेड फ्रॉम द एनालिटिकल फंक्शन ऑफ ए HRM। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो गया? HR रिसर्च। क्वेश्चन 15, Which among the following is not related from the strategic function of HRM? मैंने आपको बताया था स्ट्रैटेजिक फंक्शन में क्या क्या आता है? HR स्ट्रैटेजी, HR आउटसोर्सिंग, HR मर्जर एंड एक्विजिशन। अब यहाँ पे क्या है? स्ट्रैटेजिक फंक्शन में देख लो कि HR स्ट्रैटेजी है, आउटसोर्सिंग है, मर्जर एंड एक्विजिशन है। ये ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ की बात है। ये ऑपरेशनल फंक्शन ऑफ HRM में दिया गया है। आप वो स्लाइड खोल के चेक कर सकते हैं स्टूडेंट। ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की बात किसमें की गई है? तो ऑपरेशनल फंक्शन ऑफ HRM में की गई है। ठीक है, तो आंसर इज डी। क्वेश्चन 21, Which among the following is not related to the analytical function of HRM? इनमें से कौन एनालिटिकल फंक्शन को बिलोंग नहीं करता है? तो एनालिटिकल फंक्शन में क्या आता है? HR कंसल्टेशन, HR रिसर्च, HR रिफॉर्म। तो यहाँ पे क्या कंसल्टेशन है, रिसर्च है, रिफॉर्म है। HRM इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशनल फंक्शन ऑफ HRM। स्टूडेंट, डॉक्टर तैपोमीव देव सर ने जो 5 फंक्शंस बताए हैं, आप उन 5 फंक्शंस के अंदर की सब हेडिंग्स को बहुत ध्यान से पढ़िए, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप इसे 3 बार अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या है आप समझ जाएंगे। बिकॉज स्ट्रैटेजिक फंक्शन इज ऑल अबाउट डिफरेंट स्ट्रैटेजी विच इज रिक्वायर्ड। सी, आप HR स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो आप स्ट्रैटेजिक फंक्शन कर रहे हैं। आप आउटसोर्सिंग पे ध्यान दे रहे हैं तो इट्स अ वेरी स्ट्रैटेजिक अप्रोच इज नीडेड देयर। मर्जर एक्विजिशन की बात हो रही है तो बहुत ही स्ट्रैटेजिक अप्रोच लेने की जरूरत पड़ती है। सो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द स्ट्रैटेजिक फंक्शंस ऑफ HRM। सिमिलरली एट एनालिटिकल फंक्शन में एनालाइज कुछ करना है, तो रिसर्च में वी डू द एनालिसिस। रिफॉर्म की जब बात हो रही तो अगेन वी डू द एनालिसिस। पुरानी चीजों में क्या क्या खामियां थी, टू फाइंड आउट वी डू द एनालिसिस। कंसल्टेशन की बात जब होती है तो वी डू द एनालिसिस, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑल अबाउट। सो दीज थ्री थिंग्स कम अंडर द एनालिटिकल फंक्शन। फिर डेवलपमेंट में HR पॉलिसी बनाना, करियर सक्सेशन और डेवलपमेंट की बात हो रही है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट की बात हो रही है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, दीज ऑल थिंग्स आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट की बात हो रही है, पहले से बेहतर करने की कोशिश होती है। दीज ऑल फंक्शंस कम्स अंडर द डेवलपमेंट फंक्शंस ऑफ HRM। ऑपरेशन फंक्शन, अब इसमें डिफरेंट ऑपरेशन फंक्शंस है। मैनेजर फंक्शन में इन 4 मैनेजर फंक्शंस की बात की गई है। सो ऑन दैट बेसिस दीज ऑल क्वेश्चंस कुड बी सॉल्व वेरी इजीली। अब The last but not least, I have provided here the answer keys. आप प्लीज इन्हें सॉल्व करें और इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। आंसर्स की मैंने यहाँ पे दे दिया है, दैट विल हेल्प यू। ठीक है, एंड अ पार्ट ऑफ दैट कॉन्सेप्ट्स एंड मीनिंग ऑफ फ्रॉम 19 जून को मैं रिलीज कर दूंगी अबाउट द स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें मैं सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स और इसकी मीनिंग समझाऊंगी, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये पढ़ाऊंगी। और 19th को एक और भी बताऊंगी आपको अबाउट द प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दीज ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू UGC नेट। और 20 जून को मैं रिलीज करूंगी स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट थ्योरी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।